अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोमा। अच्छा, ये कोमा की जो डेफिनेशन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कोमा कहते किसे हैं, किसी को पता है यहाँ पे कोमा? अगर हम कोमा की डेफिनेशन को देखें ना तो आप लोग लिख लें, इफ पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर मोर देन 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वार्ड में जनाब अली एक पेशेंट है, उसको मतलब कि कॉन्शियस नहीं है और वो बंदा बेहोश है। बेहोश अगर रहता है फॉर द मोर देन 24 आवर तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, ये बंदा कोमा में। मतलब ये कोमा की क्या डेफिनेशन। अब यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो आपके पास है जी डिप्रेशन। तो भाई डिप्रेशन का क्या मतलब है, इसमें ना डिप्रेशन और आपके पास जो है ना सीजर, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, डिप्रेशन एंड अनसीजर। अच्छा जी, अब यहाँ पे रिकॉल कर लें, रिकॉल पॉइंट। अब रिकॉल पॉइंट ये है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपके पास ये ब्रेन के न्यूरोनल सेल है, ब्रेन का आपके पास क्या है जी, न्यूरोनल सेल। और ब्रेन के न्यूरोनल सेल में ये आप उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर बात करूं इसकी सेल मेम्ब्रेन की, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन पे जनाब ये आपके पास कुछ चैनल्स हैं, और इस चैनल का जो आपके पास नाम है, इस चैनल को आप लोग कहते हैं जनाब अली सोडियम चैनल। क्या कहते हैं, सोडियम चैनल। अब जनाब अली वी नो वेरी वेल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, सोडियम चैनल गार्डेड बाय कैल्शियम आयन। तो ये बात आप लोगों ने बड़े अच्छे से की हुई है कि भाई गार्डेड बाय जनाब अली किससे, आपके पास है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के साथ ये क्या करते हैं जी, मतलब कि अब नॉर्मल फिजियोलॉजी, अगर जिस बच्चे ने गाइटन हॉल या आप लोगों ने मतलब गाइटन हॉल फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, उसके अंदर ये फिजियोलॉजी ये है, उसके अंदर आपके पास मतलब कि नॉर्मल फंक्शन ये है कि जो सोडियम है गाइडेड बाय द कैल्शियम आयन, और इसमें सोडियम का जो इनफ्लक्स है ना वो कंट्रोल कौन करता है, ये कैल्शियम आयन। मतलब क्या कि अगर इस सोडियम ने यहां से इनफ्लक्स करना है किसके अंदर, सेल के अंदर, तो ये किसके किसके कंट्रोल में होगा, आपके पास है कैल्शियम आयन। तो यहां पे जब सोडियम की आपके पास इन्फ्लेक्शन होती है, तो ये सोडियम की इन्फ्लेक्शन से आपके पास इंक्रीज होती है जनाब अली, आती है लीड टू डीपोलराइजेशन। किसको, लीड टू डीपोलराइजेशन। और व्हाट इज मीन बाय डीपोलराइजेशन, इसका मतलब है एक्साइटेशन। डीपोलराइजेशन किसको कहते हैं, इसका मतलब है जी एक्साइटेशन। ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सीएनएस मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकाल्सीमिया, इसमें तो कैल्शियम का लेवल कम होगा कि ज्यादा, कैल्शियम का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो ये कैल्शियम, आप मुझे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना। जब यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो क्या इसको इन्फ्लक्स होने देगा, क्या इसको इन्फ्लक्स नहीं होने देगा। जब सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा एक्साइटेशन आएगी, क्या न्यूरोनल एक्टिविटी आएगी, नो। जब न्यूरोनल एक्टिविटी नहीं होगी तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा ना, जाएगा। जब हमने हाइपोकाल्सीमिया की बात की थी, हमने वहां पे कहा था एंजाइटी होती है, वहां पे क्या पढ़ा था, न्यूरोनल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है, न्यूरोनल आपके पास, न्यूरोन आपके पास क्या कर रही है, एक तरह से इनहिबिट हो रही है। तो लिखे ड्यू टू, आप लोग लिखे ड्यू टू शट डाउन न्यूरोनल एक्टिविटी, ड्यू टू shut down, due to shut down न्यूरोनल एक्टिविटी, न्यूरोनल एक्टिविटी आपके पास क्या होगी, शट डाउन होगी उसकी वजह से। अब होता क्या है, नेक्स्ट बात आ जाती है जी यहाँ पे आपके पास इस कन्वर्जन की। तो आपके पास इस कन्वर्जन का क्या मतलब है, देखें याद रखें, आप लोगों को एक बात तो बड़े अच्छे से पता है कि जनाब अली ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन यूनिवर्स, ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि हर चीज यहाँ पे यूनिवर्स में पॉसिबल है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, आपके पास टू टाइप लिखे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एक साइड पे नोट लिखिएगा जरा, इसी वाले इसमें इसी कंटेंट में बात करूंगा। टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के आपके पास दो तरह के टाइप्स हैं। एक आपके पास जनाब अली स्टिमुलेटरी न्यूरॉन, स्टिमुलेटरी न्यूरॉन, और इसके बाद आपके पास है जनाब अली इनहिबिटरी, इनहिबिटरी जनाब अली कौन सी है, इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो ये दो न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन्स कंट्रोल करती हैं एक न्यूरॉन को। यहां पे लिखे कंट्रोल, हाँ जी, ये आपके पास कंट्रोल टू
कंट्रोल टू, हाँ जी, कंट्रोल टू वन न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन को कंट्रोल करती हैं। अगर आपने देखें, अगर हम इनहिबिटरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे तो वो इस न्यूरॉन को क्या करेगी, हाँ जी, वो इस न्यूरॉन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी ना। और अगर हम इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे तो वो इसको क्या करेगी, मतलब कि स्टिमुलेट करेगी, ये नर्व टू नर्व इंपल्स जनरेट होगी ना, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, दूसरी न्यूरॉन से तीसरी में, ऐसी इंपल्स जनरेट होगी। अगर मैं बात करता हूं हाइपोकाल्सीमिया की, तो हाइपोकाल्सीमिया में ये जो न्यूरॉन है वो वहां पे न्यूरॉन क्या हुई थी, स्टिमुलेट, वहां पे क्या हुई थी, न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा, वो न्यूरॉन्स को, अगले वाले न्यूरॉन्स को क्या करेंगी, एक्टिवेट, वो भी स्टिमुलेट करेंगी, वहां पे एंजाइटी आएगी। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे हाइपरकाल्सीमिया है और हाइपरकाल्सीमिया की वजह से न्यूरॉन क्या होंगी, इनहिबिट। जब एक न्यूरॉन इनहिबिट होगी, ये दूसरे को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, आगे वाली सारी न्यूरॉन तो आपके पास क्या होगी, इनहिबिट। तो फिर क्या होगा, शट डाउन होगा ना ब्रेन, न्यूरोनल एक्टिविटी शट डाउन होगी ना, उससे भी बंदे को कन्वर्जन होते हैं। ठीक, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्लीज, आगे बात करते हैं। देखें अब इसमें हमारे पास है जी नंबर 5, लिखें नंबर 5 पे, ये नंबर 4 था ना, तो ये आपके पास सीएनएस मैनिफेस्टेशन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लिखें सीएनएस नंबर 5 पे, सीएनएस मैनिफेस्टेशन नंबर 5, सॉरी, skeletal muscle manifestation, skeletal muscle manifestation, skeletal muscle manifestation, ठीक है, of hypercalcemia। तो देखें अब इसमें क्या होगा, इसके लिए जो निमोनिक है, निमोनिक आपके पास था फटीक ओवर टोन, ये बात की थी ना, फटीक ओवर टोन। अब इसमें एक बात आप लोगों ने याद ये रखनी है, हमने पढ़ा ना, हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ी बोन के हिसाब से, हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ी जनाब स्टोन के हिसाब से, हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ी अब्डोमिनल ग्रोन के हिसाब से, हमने मैनिफेस्टेशन आपकी पढ़ी साइकीमोन के हिसाब से। लास्ट पे आपके पास निमोनिक जो फर्स्ट एड लिखती है या CK2 लिखती है वो फटीक ओवर टोन, मतलब आपके पास जो है टोन इसमें कम हो जाती है, फटीक आती है, टोन आपके पास एक तरह से कम होती है और आपके पास इसमें फटीक आती है। तो लिखें जरा भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है, जब सोडियम का कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स कम होगा ना, कम होगा। जब सोडियम का इन्फ्लक्स कम होगा, डीपोलराइजेशन कम होगी, एक्साइटेशन नहीं ना होगी, तो मुझे ये बताएं जो जीआईटी के मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल है, उनमें कंट्रैक्शन होगी नहीं ना होगी, उनमें जब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगी ना, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी होगी ना, क्योंकि आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही नहीं होगा। जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होगा, जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। जब ये कम होगी तो आगे जो आउटकम आएगी वो देखेंगे हम। तो लिखें जनाब अली, इसमें आपके पास ओके एक और कंसेप्ट, ये तो आपने इस हवाले से बात की। अब जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा, सोडियम इनफ्लक्स कम, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन कम होगा, तो मसल्स की कंट्रैक्शन होगी, मुझे ये बताइएगा, मसल की कंट्रैक्शन होगी नहीं होगी, मसल काम करेंगे नहीं, तो जब मसल्स काम नहीं करेंगे विद द टाइम मसल श्रिंक करेंगे ना, मसल की वीकनेस होगी ना, तो लिखें मसल वीकनेस, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मसल वीकनेस। और भाई मसल वीकनेस के साथ साथ जब मसल वीकनेस की रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे है, ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। फिर लिखें इसके बाद जनाब आप लोग फटीक, भाई जब मसल काम ही नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट डॉक्टर साहब ऐसे जैसे सारा दिन थका थका ही रहता हूँ, कोई मतलब कि एक्टिविटी नहीं लग रही, ठीक है, तो ये ऐसे मतलब कि पेशेंट बात। बहरहाल उसके बाद अच्छा जीआईटी वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा दिया,
जब डिक्रीज डिएट मोटिलिटी होगी तो कॉन्स्टिपेशन आएगी, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आगे डिफरेंट इसका मतलब आउटकम आएंगे, ठीक है, वो मैंने आपको लिखा दिया। नेक्स्ट लिखिए नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, सॉरी, हाँ जी, नंबर 6 पे लिखें। आप लोग रिकॉल कर लें, ये रिकॉल पॉइंट है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि भाई आई में हमने कहा था कि दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, वन इज कॉर्निया एंड सेकंड इज लेंस। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉर्निया पे डिपोजिशन होती है और एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास लेंस पे डिपोजिशन होती है, किसकी, कैल्शियम की। आप लोगों ने लेंस की तो देख ली थी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर किस पे डिपोजिशन होती थी, लेंस पे, और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में कॉर्निया पे डिपोजिशन होती है। तो लिख लें प्लीज आप लोग यहां पे डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कॉर्निया। तो भाई यहां पे कॉर्निया पे हाइपरकाल्सीमिया लिखें, हाइपरकाल्सीमिया लीड टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द कॉर्निया। अब जब कॉर्निया पे जनाबे ये डिपोजिशन होगी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पेशेंट आपको क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देगा। डॉक्टर साहब पता नहीं कुछ टाइम गुजरा है, कुछ दिन हो गए हैं, मुझे देखने में बड़ी प्रॉब्लम है, विजुअल इंपेयरमेंट आएगी ना, तो लिखें विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल जनाबे इंपेयरमेंट की आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर लिखें आप लोग 7, नंबर 7 पे लिखें। अच्छा एक साइड पे नोट लिख लीजिएगा, ये नोट आप लोगों ने एक साइड पे लिखना है उसी के रेफरेंस में, ठीक है। नोट ये है, एक आपके पास है वेन, एक आपके पास है आर्टरी और एक आपके पास होती है कैपिलरी, ऐसी है। मुझे ये बताएं वेन में आपके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड होता है ना, मतलब क्या कि वेन कैरी टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी है। वेन किसको कैरी करती है, वेन कैरी, ये कैरी करते हैं कैरी टू CO2 और CO2 आपके पास एक एसिडिक है, ऐसी है ना। तो जनाबली इसमें आपके पास पता ये चला कि वेन हैविंग एसिडिक ब्लड, ऐसे है, एसिडिक ब्लड होता है इसमें। अब मुझे ये आर्टरी में आपके पास क्या होता है जी, आर्टरी कैरी करती है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसमें आपके पास ये होता है अल्कलाइन, हाँ जी अल्कलाइन ब्लड, मतलब अल्कली ब्लड होता है, ठीक हो गया। तो बात याद रखिएगा कि ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि ऐसे ऑर्गन जो आपके पास अल्कली इन नेचर है उनमें कैल्शियम की डिपोजिशन ज्यादा होती है। अब आर्टरी जो वेन है इसमें आपके पास एसिडिक है, अब ये जो आर्टरी है इसमें आपके पास अल्कलाइन है, तो भाई अल्कलाइन जो आपके पास आर्टरीज है, जो आर्टरी आपके पास अल्कलाइन इन नेचर है, इसमें अल्कलाइन ब्लड है, तो इसमें कैल्शियम डिपोजिशन के चांसेस कम के ज्यादा होंगे ना। तो लिखिए प्लीज आप लोग calcification of arterial wall, hypercalcemia lead to calcification जनाबे calcification of arterial जनाबे अली arterial wall। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब एक साइड पे लिखे जरा नोट, ये भी एक मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन हुई ना, कैल्शियम किसी और जगह पे था, किसी और जगह पे रहा, तो मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन हुई। तो एक साइड पे लिख लें नोट लिखें मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन। अब याद रखिएगा कि मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन में दो चीजें आपने, इसका मतलब क्या है, कैल्शियम कैन डिपोजिट इन नॉर्मल टिश्यू। भाई मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, मीन कैल्शियम कैन डिपोजिट इन नॉर्मल टिश्यू, किसी भी टिश्यू में ये डिपॉजिट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है ना, इसके एग्जांपल अभी तक आपने दो पढ़ ली, जनरल पैथोलॉजी में इसका अपना एक टॉपिक है, इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ी रीनल, हाँ जी आपने पढ़ा इसको रीनल जनाबली रीनल कार्सिफिनोसिस, इसकी आपने बात की है।
फिर आप लोगों ने जनाब वाली बात की आर्टीरियल, आर्टीरियल जनाब वाली कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन इसकी आप लोगों ने बात की। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम, नो डाउट के हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा था। अब वो कैल्शियम आपके ब्लड में जिस जिस जगह पे अल्कलाइन नेचर जो ऑर्गन है या फिर जो टिश्यू है वहां वहां पे आके क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। बात को समझे आपके नहीं। अब नेक्स्ट भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि जब यहां पे आर्टीरियल वॉल में कैल्शियम की डिपोजिशन होगी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेसल है जी, फॉर एग्जांपल ये वेसल, अब इस वेसल में जब कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो ये जो वेसल इसकी ल्यूमन नैरो होगी ना, इसका ये जो होल है, ये जो डायरेक्शन है नैरो होगी ना, तो भाई इसके फिर जब नैरो होगी, अगर ये आर्टरी जिस रिस्पेक्टिव ऑर्गन या साइट को सप्लाई कर रही है उसकी तरफ ब्लड फ्लो क्या होगा, कम, मतलब अस्कीमिया होगा ना, हाइपोक्सिया होगा ना, तो जब अस्कीमिया होगा हाइपोक्सिया होगा तो वहां पे लोकल टिश्यूज की नेक्रोसिस होगी, होगी ना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लिखें प्लीज आप लोग इसका आउटकम। आउटकम इसका क्या है, इसका जो आउटकम है, आउटकम इसका ये है कि भाई आपके पास ल्यूमन ऑफ आर्टरी क्या होगी, विल बी डिक्रीज, ल्यूमन ऑफ, ल्यूमन ऑफ आर्टरी विल डिक्रीज, विल नैरो, विल नैरो, विल नैरो। जब ये नैरो होगी तो जनाब अली नैरो एंड नैरो, नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन लीड टू अस्कीमिया, ये आपके पास क्या करवाएगी, लीड टू अस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया, ये आपके पास क्या करवाएगी, हाइपोक्सिया। तो टू रिस्पेक्टिव साइट, टू रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव जनाबेली साइट। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूं आपके साथ एंड आर्टरीज, बॉडी में कुछ होती हैं कोलेटरल, कोलेटरल आर्टरीज, मतलब एक ही टिश्यू को सप्लाई कर रही है, एक आर्टरी उधर से आ रही है, एक आर्टरी इधर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किडनी की बात कर लेंगे, लेट्स सपोज किडनी की बात करें, ये किडनी एक आर्टरी इसको यहां से सप्लाई कर रही है, एक आर्टरी यहां से सप्लाई, इसको कहते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है। अब कुछ बॉडी में ऐसे भी पार्ट्स हैं जहां पे आपके पास सिर्फ एक सिंगल आर्टरी सप्लाई करती है, उनको कहते हैं एंड आर्टरीज। क्या कहते हैं, एंड आर्टरीज। और एंड आर्टरीज आपके पास सप्लाई करिए इन डिजिट्स को, फिंगर्स को, ठीक हो गया जी। तो लिखे आप लोग यहां पे एग्जांपल, इसमें ल्यूमन ऑफ आर्टरी विल नैरो, ल्यूमन ऑफ एंड आर्टरीज, एंड आर्टरी विल नैरो, वे ये नैरो होगी एंड लीड टू नैरो, एंड नैरो ल्यूमन लीड टू इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया टू जनाब वाली किसको, टू रिस्पेक्टिव साइड। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर आपके पास जिस तरह डिजिटल, 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 एग्जांपल के तौर पर डिजिट्स ऑफ द फिंगर, डिजिट्स ऑफ हैंड्स, डिजिट्स ऑफ हैंड, इनको क्या सप्लाई करती है आपकी एंड आर्टरीज। और जब मेरा आपसे क्वेश्चन है एंड आर्टरी इसकी नैरो होंगी डिजिट्स की, तो इनको सप्लाई क्या होगी, कम होगी, जब कम होगी तो हाइपोक्सिया इस्कीमिया होगा, तो इनकी डिजिट्स की क्या होगी आपके पास है नेक्रोसिस, मतलब क्या, डिजिटल गैंग्रीन। इसमें आपके पास एग्जांपल, आपके पास जो डिसऑर्डर आएगा, डिसऑर्डर जो आएगा वो आपके पास क्या है, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल गैंग्रीन, डिजिटल गैंग्रीन आपके पास यहां पे बनेगा। तो ये पॉइंट आपने यहां पे याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी नंबर 8, नंबर 8 सीवीएस मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। अगर हम सीवीएस की मैनिफेस्टेशन की बात करें तो हाइपोकाल्सीमिया में हमने क्या किया था, हाइपोकाल्सीमिया के अंदर हमने देखा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, वहां पे क्या था, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन थी, ऐसे है। तो यहां पे आपके पास क्या होता है कि डीपोलराइजेशन तो है ही नहीं है, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो क्यूटी इंटरवल आपके पास क्या होगी, कम होगी, शॉर्टेंड होगी, क्योंकि कंट्रैक्शन ही नहीं है भाई। तो लिख लें क्यूटी, क्यूटी इंटरवल, इंटरवल आपके पास क्या होगी, शॉर्टन, शॉर्टन क्यूटी इंटरवल विल
शॉर्टन, ये शॉर्टन होगी, ये ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस प्लीज। नेक्स्ट, अब चलो जी, ये तो इसकी होगी आपके पास किसकी, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा। हमने क्या क्या देखा, आप लोगों ने देखा जनाबली बोन्स को स्टार्टिंग में, आप लोगों ने क्या देखा स्टोन को, आप लोगों ने क्या देखा अब्डोमिनल ग्रोन को, आप लोगों ने क्या देखा साइकिक मोन को, आप लोगों ने क्या देखा फटीक और टोन को। तो ये आपका था इसमें नमोनिक, और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अब अगर एक क्लासिकल, एक नोट लिख लें एमसीक्यूज के लिए, नोट लिखें, अगर आ जाए जी क्लासिकल, क्लासिकल पोएम, POEM पोएम ऐसे होता है ना, क्लासिकल पोएम, पोएम से मुराद यहां पे क्या है, तो भाई अब्डोमिनल ग्रोन, फॉर एग्जांपल अब अब्डोमिनल, अब्डोमिनल जनाबे अली ग्रोन, अब्डोमिनल ग्रोन्स। नंबर 2 आपके पास जनाबे फॉलोड बाय किडनी स्टोन्स, फॉलोड बाय किडनी स्टोन्स, अगर ये चीजें आ जाएं। एंड उसके बाद लिखें जी साइकिक मोन, साइकिक, साइकिक मोन्स। और आपके पास आ जाए जनाबे नंबर 4 पे इसमें पेन इन द, हाँ जी पेन इन बोन, पेन इन द बोन। जब ये आपके पास 4 चीजें आ जाएं तो उधर जनाबे अली दिमाग को हाजिर नाजर रखते हुए, आंखें खोलते हुए, दिमाग को, दिमाग से अगर काम ना भी ले, आंखें खोल के आप चुप करके क्या लगा दें, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मेरी बात अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने, ठीक हो गया जी। वो लोग कहते हैं ना कि आंखें बंद करके और दिमाग को एक्टिव रख के लगाओ। मैं ये कहता हूं, मुझे ये समझाओ कि भाई आंखें बंद करके आप लोग कैसे लगाएंगे ऑप्शन, चीज है ना, कॉमन सेंस की बात है ना ये तो। डॉक्टर साहब आंखें बंद करनी चाहिए कि दिमाग को काम नहीं करना चाहिए, दिमाग को नहीं ना उस टाइम कहा, हाँ ठीक है यार क्लासिकल टेट्राइड है, यहाँ पे ये चीजें आ गई हैं तो हाँ ठीक है, दिमाग को क्यों स्ट्रेस देनी है, आंखें खोलो लगा दो चुप करके ऑप्शन, ऐसे है। अब ये जो कंसेप्ट है आंखें बंद करो और दिमाग को जनाबली चला के, तो ये क्या कंसेप्ट है वैसे, पता है किसी को यहाँ पे? हाँ जी, ये ऑपोजिट है, ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद लिखे जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो देखें अब इसकी, ये सेकेंडरी हम क्यों पढ़ने लगे हैं, पहले हमने प्राइमरी पढ़ी है, अब इसकी मैं बात आप लोगों से करता हूं, ठीक है। लिखें नंबर 2, नंबर 2 क्या, क्लिनिकल, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जनाबली ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब इसमें क्या हमारे पास होगा जी, सबसे पहले देखें भाई, मुझे ये टाइम सेकेंडरी के काज क्या थे, पहले तो रिकॉल करें ना इसके, रिकॉल इटियोलॉजी, क्या इटियोलॉजी थी, हाँ जी नंबर 1 MCC, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म इज, हाँ जी CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर। अब उसके बाद सेकंड पे आपने क्या देखा था, हाइपोविटामिनोसिस, मतलब क्या कि आपके पास डिक्रीज विटामिन, हाँ जी डी। भाई मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कहां से होती है, हाँ जी नसों से होती है ना, किडनी से होती है। तो जब कोई पेशेंट, किसी पेशेंट की हिस्ट्री है, इसमें एमसीक्यू आता है यार, इसका बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है। अच्छा, जब किसी पेशेंट के गुर्दे फेल होंगे तो क्या कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, हाँ जी नहीं ना होगी। जब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ब्लड में कैल्शियम कम होगा कि ज्यादा, कम होगा ना। तो ये तो बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाइपोकाल्सीमिया होता है, ऐसे ही है ना, मेरी बात आप समझे कि नहीं। अच्छा, विटामिन डी का काम क्या था, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाना बाय अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ऐसे ही है ना, फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम, ये बात हमने की थी। अब यहाँ पे जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, नो, फिर भी कैल्शियम कम होगा। तो दो ही ऐसे काज हैं जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म करवाते हैं, और दोनों में इसमें सीकेडी की अगर मैं बात करूं तो सीकेडी की वजह से इसमें आपके पास क्या हो रहा है, हाइपोकाल्सीमिया, विटामिन डी की वजह से क्या हो रहा है, हाइपोकाल्सीमिया। तो इन दोनों की वजह से जो आपके पास क्लिनिक लैब आएगी, लैब्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या होगा, हाइपोकाल्सीमिया। और भाई मुझे आप ये बताएं, इसके जो साइन एंड सिम्टम लिखेंगे वो किसके लिखेंगे, हाइपरकाल्सीमिया के कि हाइपोकाल्सीमिया के?
हाइपो के लिखेंगे ना, तो लिखें यहाँ पे साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोकालसीमिया। तो यार मुझे ये बताएं, ऑलरेडी आप लोग कर नहीं चुके इसको? हाँ जी। तो लेकिन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें याद रखें। नंबर वन, एक तो इसमें आपके पास क्या होगी, टेटनी, और टेटनी को आपने एक दूसरा नाम क्या दिया था, कार्पोपीडल स्पाज्म। क्या सेकंड नेम क्या था भाई? कार्पोपीडल स्पाज्म, पीडल स्पाज्म, इसकी आप लोगों ने बात की थी। फिर इसके बाद नंबर 2 पे जनाब अली आपने लिखना है रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी, रीनल ओस्टियोडिस्ट्रोफी। अब देखें भाई, जो मुझे ये बताएं, डिक्रीज कैल्शियम होगा, डिक्रीज कैल्शियम होगा, इंक्रीज पीटीएच होगा। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, कॉमन सेंस है, जब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है इसमें पीटीएच का लेवल कम के ज्यादा? ज्यादा। जब पीटीएच ज्यादा होगा तो पीटीएच तो ये चाहेगा ना कि बोन से क्या किया जाए, कैल्शियम को लिया जाए। वो तो अपनी बोन से कैल्शियम लेगा, वो तो नहीं, उसको क्या पता गुर्दे खराब है कि नहीं खराब, वो तो अपना रिस्पेक्टिव काम करेगा ना। बोन से जब कैल्शियम को लिया जाएगा तो वहां पे बोनी डिफॉर्मेशन आएंगी ना, बोन्स की बोनी पेन भी होगी, ओस्टियोपोरोसिस भी होगा, बोन्स वीक भी होंगी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी होंगे, ये सारे काम होंगे ना। उसको क्या पता कि भाई किडनी खराब है, लेकिन दूसरी तरफ जब पीटीएच कैल्शियम वहां से लेके ब्लड में रखेगा और ब्लड आएगा फिल्टर होने किसके पास? किडनी के पास है, तो किडनी इसको सही तरह से फिल्टर करेगी, किडनी से री अब्जॉर्ब होगा। जब री अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम होगा ना। तो भाई अब ये मसला किसकी, ओस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से आ रहा है, ओस्टियोडिस्ट्रोफी किसकी वजह से आ रहा है? किडनी की वजह से ना। तो लफ्ज इसलिए ये किडनी है, और ये वाइवा में पूछा जाता है, पीएमसी की वाइवा में जब आप लोग जाएंगे ना, ये ऑलरेडी पहले बड़ी दफा पूछा है कि ये रीनल फिर क्यों ना, ये साथ रीनल क्यों लिखा है। अब बात समझे आप लोग? नहीं, अगर हड्डियां खराब हुई हैं तो इसकी वजह से हुई हैं, नहीं समझे, सीकेडी की वजह से। पीटीएच का अपना मसला, पीटीएच तो पीछे से आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यार ये बात समझ आई है कि नहीं? अच्छा लिखें इसके नीचे, when the patient जनाब अली having CKD, जब पेशेंट को सीकेडी होती है, having CKD, there will be weakening of जनाब अली, हाँ जी, किसकी? बोन की वीकनिंग होगी। तो ये बात तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नो आफ्टर प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ, हाँ जी, प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसमें आपके पास प्राइमरी की लैदा देखेंगे, सेकेंडरी की आप लोग लैदा देखेंगे। जो आप लोगों ने लिखा है ना ये मिलिग्नेंट का याद की, वो हमने प्राइमरी हाइपर के अंदर ही बात कर ली इसकी। ठीक है, मिलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओके, नेक्स्ट लिखें इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कितना नंबर है? नंबर 3। देखें इंटरनल मेडिसिन में 40 पॉइंट है ना, इटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो भाई इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी की अपनी है, सेकेंडरी की अपनी है। अब इस तरह कर लें, आप लोग लिखें लैब्स ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एक साइड पे, लैब्स फॉर प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और एक साइड पे आप लोग लिखे जी लैब्स फॉर या ऑफ सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसकी बात करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि भाई यहां पे आपके पास, मुझे आप लोगों ने बताना है यार, मैंने आपसे पूछा, डॉक्टर जुबैर ये बताएं सीरम पीटीएच क्या होगा इसमें प्राइमरी के अंदर? इंक्रीज, वेरी गुड, ओके। फिर आपके पास जो सीरम जनाब अली कैल्शियम है वो क्या होगा? इंक्रीज, ओके। अच्छा, यहां पे अब एक चीज रिकॉल कर लें, हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि कैल्शियम के 3 यूनिट्स हैं। कैल्शियम 8 to 12 आपके पास mg/dL में है, 4 से 5 आपके पास जनाब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे है,
और 2 से 2.5 आपके पास मिली मोल में है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपके पास क्या जी 8 से जनाब अली 12 mg पर डेसीलीटर है। फिर आपके पास जनाब अली 4 से क्या जी 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। फिर आपके पास 2 से लेकर 2.5 मिली जनाब अली मोल पर लीटर है। बात समझ गए। इन सब में मुझे ये बताएं, इसमें मोर देन 12 होगा, इसमें मोर देन 5 होगा, इसमें मोर देन 2.5 होगा। नहीं बात समझे? ओके नेक्स्ट। अब मुझे आपने बताना है डॉक्टर साहब कि भाई यहां पे थर्ड नंबर पे जो सीरम फॉस्फेट है उसका हिसाब तब क्या होगा, सीरम फॉस्फेट, हाँ जी, तो ये क्या होगा, डिक्रीज। जबरदस्त। अब ये दो चीजें आपने यहां से याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने याद क्यों रखनी है, ठीक होगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। इसमें ना आपके पास जो सेकेंडरी में इंक्रीज लिखें नंबर 4 पे, इंक्रीज यूरिनरी, अच्छा यहां पे नहीं, यूनिरी साइक्लिक एएमपी, यूनिरी साइक्लिक एएमपी के साथ क्या होगा जी, हाँ जी पीटीएच इंक्रीज है। तो भाई मुझे ये बताएं जब पीटीएच आपके पास इंक्रीज होगा तो ऑन दी अदर साइड आपके पास जब पीटीएच इंक्रीज होगा तो एडिनाइल साइक्लेज ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। एडिनाइल साइक्लेज आपके पास जीएस जो प्रोटीन है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। जीएस प्रोटीन आपके पास जनाबली का एटीपी कन्वर्ट होगी किसमें, साइक्लिक एएमपी में ज्यादा से ज्यादा विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनेगी तो यूरिन में भी साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होगा, ज्यादा। तो ये बात आपको समझ आई है ना, ये आपका सारा बैकग्राउंड नॉलेज है, ऐसे ही है। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएंगे कि इंक्रीज सीरम अल्कलाइन फास्फेट, ये एक एंजाइम है, ये भी ज्यादा होता है, इंक्रीज सीरम एएलपी। तो ये भी, इसका भी आप लोगों को एक तरह से पता होना चाहिए। अच्छा ये क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके अंदर जब आपने पढ़ा था ना कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑफ हाइपरकाल्सीमिया, वहां पे आपने अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात की थी ना, तो वहां से एंजाइम जो होंगे ना आपके पास, जब अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा तो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की वजह से अल्कलाइन फास्फेट का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं बात समझे, समझे है ना ये भी। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। ड्यू टू अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आपके पास, ठीक होगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा अब मुझे आप बताएंगे भाई जो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म था इसके अंदर आपने ओस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका की बात की है ना। अगर बीइंग अ गुड डॉक्टर आपने किसी की हड्डियों को चेक करना है तो आप लोग क्या करेंगे, रेडियोग्राफी करवाएंगे ना, आप लोग रेडियोलॉजी भी करवाएंगे। तो लिखे नंबर 6 पे आपने क्या करनी है इसकी, सॉरी नंबर 1 पे आपने लैब्स करवानी है, नंबर 2 पे आपने इसकी रेडियोलॉजी करवानी है। क्या करवानी है, रेडियोलॉजी। अब जब आप रेडियोलॉजी करवाएंगे तो रेडियोलॉजी आप क्या करवाएंगे, एक्सरे इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डायग्नोस और टू इन्वेस्टिगेट द बोन्स। जब आप एक्सरे करवाएंगे तो मुझे आपने ये बताना है कि एक्सरे के ऊपर आपको क्या मिलेगा, हड्डियां कैसी मिलेंगी, हड्डियों में कैविटीज होगी, हड्डियों में ओस्टियोप्रोसिस मतलब कि छोटे छोटे सुराख आपको मिलेंगे, आपको एक तरह से इन्फ्लेमेशन मिलेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेंगी। तो लिखे हैं बोन मैस डेंसिटी विल बी डिक्रीज, सीन, हाँ जी बोन मैस डेंसिटी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर उसके बाद जनाब अली आपके पास क्या है, इसके बाद लिखें, अच्छा साइड बाय साइड इसके लिखना है सीन अलोंग होल्स इन बोन्स, ऐसे ही है, एक तरह से सुराख भी होंगे। तो ये बात भी, अच्छा फिर आप लिखें सब पेरिओस्टियल बोन रिजप्शन, सब पेरिओस्टियल बोन रिजप्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है जी, बोन में से कैल्शियम फॉस्फेट का रिमूव करना और बोन्स को खाना, ठीक है, ऐसे है। तो यूजुअली आपके पास क्या है जी, यूजुअली ऑन रेडियल एस्पेक्ट, यूजुअली ऑन रेडियल एस्पेक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स
ये आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। सो बहरहाल आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक तो ये लिखें, फिर एक लिखते हैं आपके पास ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोपेनिया भी लिखें। ओस्टियोपेनिया, पीनिया का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना, कम होना। तो ये आपके पास क्या होती है जी, मतलब हड्डियां आस्ता आस्ता कमजोर होती जाती हैं, हड्डियां खाई जाती हैं। तो ओस्टियो मतलब आपके जी, हाँ जी, इनकी मतलब डेंसिटी कम होती जाती है, ये हड्डियां वैसी खाई जाती हैं। ठीक हो गए, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखें आप लोग, इसकी लैब्स लिखें। ठीक है, ये बात आपको समझ आई है। नंबर 1 इसकी जो आपने लैब्स की बात करनी है ना, इसमें आप लोग लिखेंगे, मुझे अब आपने बताना है जी सीरम। हाँ जी डॉक्टर साहब, सीरम पीटीएच क्या होगा, इंक्रीज। ओके, अब मुझे आपने बताना है कि जनाबे वाली आपके पास जो सीरम, ये जिस बच्चे ने बताया ना, आई अप्रिशिएट इट, कैल्शियम, सीरम कैल्शियम क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, रीजन पता है। सीरम, सीरम जनाबे वाली आपके पास सीरम, सीरम फास्फेट क्या होगा, सीरम फास्फेट आपके पास, हाँ जी इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि कैल्शियम, कैल्शियम डिक्रीज, ये इंक्रीज। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे दोनों में फर्क आया कि नहीं आया। सीरम कैल्शियम डिक्रीज, सीरम फास्फेट इंक्रीज, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो दोनों ये पॉइंट डिफरेंशिएटिंग है कि नहीं है दोनों में। हाँ जी, क्या ख्याल है। तो लैब में भी आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको मिल गई, नहीं समझ आए। नेक्स्ट, अब इसके बाद आप लोगों के पास नंबर 4, नंबर 4 पे यहाँ पे देखें आप लोग, इसमें है कि जनाब अली इंक्रीज फास्फेट आपके पास बाइंड करेगा विद फ्री कैल्शियम। ये जो है ना इंक्रीज, देखें अब ये इंक्रीज फास्फेट क्या करेगा, बाइंड विद फ्री, फ्री कैल्शियम, ये फ्री कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। ओके होगा। नेक्स्ट आगे लिखे, इंक्रीज जनाब अली आपके पास यार यहां पे अल्कलाइन को रहने दे, ठीक है। इन्होंने बुक वालों ने 10, तो इसमें नंबर 4 पे एक आपके पास सेम सेम चीज आ रही है वो भी हाइपोथायरायडिज्म है, ये भी हाइपोथायरायडिज्म है। तो आप लोगों के पास इंक्रीज सीरम, सीरम एएलपी, ठीक है एएलपी। तो ये जब आप थोमा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वहां से आप लोगों को दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोमा में पेज नंबर आपके पास है जी 164। सो बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट क्लिनिकल प्रेजेंट, ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोपैराथायरायडिज्म। तो यहां पे आपके ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद लिखे जी एक क्लिनिकल केस, बल्कि लिखे ट्रीटमेंट, एक लिखे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट आपके किस नंबर पे आते हैं, नंबर 4, और लिखे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में आपने लिखना है एक साइड पे लिखे जनाब अली प्राइमरी हाइपर पैराथायरायडिज्म, प्राइमरी हाइपर पैराथायरायडिज्म, और दूसरी साइड पे लिखे जनाब अली सेकेंडरी हाइपर पैराथायरायडिज्म, हाइपर पैराथायरायडिज्म। अब देखें ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन कॉज, इसके ऊपर एक नोट लिखें, नोट इधर लिख लें तो जनाब अली ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन कॉज, कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आपके पास मतलब कि क्या होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि भाई इसका जो मोस्ट कॉमन काज था एमसीसी ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरायडिज्म का जो मोस्ट कॉमन काज था वो क्या था, पैराथायराइड, पैराथायराइड एडिनोमा। भाई बताएं ना, पैराथायराइड एडिनोमा था ना। तो जब पैराथायराइड एडिनोमा, एडिनोमा इज वन ऑफ द कैंसर, ये कैंसर है। तो कैंसर अगर आपके पास जनाब अली होता है सोलिटरी एडिनोमा, सिर्फ एक ग्लैंड का अगर कैंसर होता है तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। तो अगर तो कैंसर आपके पास चारों का है तो फिर भी आप टोटल आप लोग मतलब पैराथायरॉइडेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट भी करते हैं। पहले आप लोग इस तरह लिखें, इसके अंदर लिखें सबसे पहले नंबर 1 भाई स्टार्टिंग में
आपके दो तरह की इसकी ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लिखे, टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। एक आप नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में लिखे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। और बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट में आपने क्या लिखना है जनाब अली, इसके अंदर लिखे फॉर बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट हाइपरकाल्सीमिया, फॉर एक्यूट हाइपरकाल्सीमिया। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपके पास क्या है, इसको आप लोग लिख लें कि जनाब अली आईवी फ्लूइड, हाँ जी आईवी नंबर 1 जनाब अली इसमें देंगे आईवी फ्लूइड देंगे। अब आईवी फ्लूइड क्यों, मैं आप लोगों को रिकॉल करता जाऊं, आप लोगों ने ये बात की थी कि जब जनाब अली आपके पास यहाँ पे सोडियम इनफ्लक्स कम होगा तो आपके पास जनाब अली जीआईटी की मोटिलिटी कम होगी। और एक तो ये बात आपने की, दूसरा आपने ये बात की थी कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर आपके पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नेफ्रॉन के अंदर कैल्शियम ज्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा, वहां पे ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी तो एडीएच का रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा तो आपके पास वाटर की रिटेंशन होगी, वो वाटर आपके पास क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पोलीयूरिया। जब पोलीयूरिया होगा तो पेशेंट को पोलीडिप्सिया भी होगा, उसको प्यास भी ज्यादा लगेगा और वो पानी इन केस नहीं पीता, वो किसी डेजर्ट में रह रहा है और उस बंदे के साथ ये मतलब वो पानी भी उसके पास मुहैया नहीं है और उस बंदे को पोलीयूरिया भी, उस बंदे को ये बीमारी भी है, तो फिर जनाब अली उसको डिहाइड्रेशन होगी ना, उस डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड लगाते हैं, ट्रीट टू डिहाइड्रेशन। नहीं बात समझ आई? ओके, तो डिहाइड्रेशन को आप लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। फिर आगे लिखिए नंबर 2 जनाब अली आप लोग इसमें क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड। उसके बाद काल्सीटोनिन। भाई मुझे एक बात बताएं, काल्सीटोनिन का काम क्या था, इंक्रीज कैल्शियम को कम करना कि इंक्रीज कैल्शियम को मजीद इंक्रीज करना, इंक्रीज कैल्शियम को कम करना ना, तो आप लोग क्या करते हैं भाई, काल्सीटोनिन और काल्सीटोनिन के आपके पास मिलते हैं इंजेक्शन। याद रखिएगा कि आपके पास एक इंजेक्शन है सीना काल्सिट, लिखें इसमें जो आपके पास मेडिसिन है ना, इंजेक्शन आपके पास है वो क्या है, सीना काल्सिट एक्ट, हाँ जी सीना काल्सिट इज अ काल्सीमाइमेटिक, हाँ जी ये काल्सीमाइमेटिक है। और डेट एक्ट टू लोअर सीरम जनाब अली आपके पास क्या करता है, सीरम पीटीएच लेवल को क्या करता है, ये काम करता है। एंड इज अप्रूव्ड फॉर यूज्ड इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इन द केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट, इन केस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट, और ऐसे पेशेंट जो अंडर सर्जरी नहीं जा सकते। नहीं मेरी बात समझे? तो इसकी जो इंडिकेशन है ना, अब ये देखिएगा एक साइड पे लिखें, इसकी जो इंडिकेशन है, इसकी इंडिकेशन लिखें, इंडिकेशन इसमें क्या है, नंबर 1 आपके पास जनाब अली, हाँ जी इंडिकेशन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय रीनल फेलियर, ठीक हो गया, कॉज्ड बाय रीनल फेलियर। और इसके साइड बाय साइड लिखें, एंड इन पेशेंट हु कैन नॉट अंडरगो सर्जरी, जो भाई सर्जरी नहीं करवा सकते, तो उनके लिए भी ये आपके पास क्या है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आगे, इसके बाद याद रखें हमने कुछ बातें की थी, ये नंबर 2 नंबर थर्ड यहाँ पे लिखें। भाई मुझे एक बात बताएं, हमने एक ऐसा ग्रुप पढ़ा था जो कैल्शियम को ब्लड से लेकर बोन में डिपॉजिट करता था, उस ग्रुप का नाम क्या था, बिसफॉस्फोनेट ग्रुप, पढ़ा था ना, बिसफॉस्फोनेट ग्रुप।
लिखें बिस बिस फॉस्फो फॉस्फो बिसफॉस्फोनेट नेट ग्रुप और बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की अपनी अपनी ड्रग्स थी। इसमें ग्रुप था जिसे एंड पे आता था ड्रोनेट, लेंजोड्रोनेट, पेमीड्रोनेट, डिफरेंट डिफरेंट आपने ड्रग्स के नाम पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि इसका काम ये है कि कैल्शियम को ब्लड से लेकर बोन में डिपॉजिट करवाना। तो भाई हमारा काम क्या है, हाइपरकाल्सीमिया ना, हाइपरकाल्सीमिया की वजह से सारे सिम्टम है। तो आप उस हाइपर ब्लड में से कैल्शियम लेकर डिपॉजिट बोन में डिपॉजिट करवाएंगे तो ब्लड में कम होगा, तो सिम्टम क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। ऐसे ही है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। कुछ अब सर्जरी की बात कर लेते हैं। देखिए सर्जिकल ट्रीटमेंट नंबर टू जनाब अली, सर्जिकल ट्रीटमेंट। यार समझ आ रही है ट्रीटमेंट की? सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में यस ओके 1 मिनट। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। एमसीक्यू है जी एग्जाम का एमसीक्यू यहां से है और एग्जाम का एमसीक्यू आपके पास यहां से है, ठीक है। और कभी कभार आईवी फ्लूइड के बारे में वाइवा में पूछा जाता है जी, इस तरह पेशेंट है तो आप उस पेशेंट के लिए मतलब कि सबसे पहले क्या करेंगे। ये ना हो कि आप पहले कहें सारे सीना काल्सिट दे दें, जो मेन चीज है उसको आप पहले बताएं ही ना। तो इसलिए वाइवा के अंदर ये भी चीज एक्सपेक्ट की जाती है। तो लिखे सर्जरी इज ओनली डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ये आपके पास क्या जी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अब यहां पे आपने कुछ चीजें याद रखनी है। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर यहां ये तो आपने लिख लिया होगा। सर्जरी के ना यहां पे कुछ रूल्स हैं। रूल क्या आपके पास है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास जनाबे अली यहां पे पैराथायरॉयडेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज कॉल्ड पैराथायरॉयडेक्टमी। अब ये जो पैराथायरॉयडेक्टमी है इसकी इंडिकेशन क्या है भाई, इसकी इंडिकेशन ये बुक वाले लिखते हैं कि आपने ये तब करनी है जब पेशेंट में ये इंडिकेशंस हो। नंबर 1, एक तो पेशेंट जनाब अली आपके पास इफ द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि इफ द पेशेंट सिम्टोमेटिक, एक ये बात है, या फिर आपके पास क्या है, एक क्राइटेरिया, दूसरा क्या है क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया याद रखें। अब ये क्राइटेरिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया में ये क्या कहता है कि भाई क्राइटेरिया ये है कि इंक्रीज कैल्शियम, अगर तो बहुत ज्यादा कैल्शियम इंक्रीज है। उसके बाद इंक्रीज आपके पास क्रिएटिनिन, भाई इंक्रीज क्रिएटिनिन का मतलब क्या है कि गुर्दों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो आपके पास 1.5 कुछ मतलब 1 पॉइंट के राउंड बॉडी आपके पास होता है क्या, क्रिएटिनिन का लेवल। तो अगर ये आपके पास 1 या 0.5 से लेकर 1, इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.5 to 1, अगर इससे मोर देन 1 होगा या 1.5 होगा तो ये आपके पास क्रिएटिनिन में कोई इंडिकेशन आपके पास गुर्दे के हैं, बंदे के खराब है, कोई मिसाइल चल रहे हैं। फिर आपके पास क्रिएटिनिन के बाद जनाब अली क्या है, डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए इंडिकेशन में। और याद रखिएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास जो पेशेंट की एज है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 50 ईयर्स ओल्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी अगर तो 50 से कम है ना एज, देन सर्जन इज एलिजिबल फॉर पैराथायरॉयडेक्टमी। नहीं बात समझे? नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब इन केस ऑफ अब ये जो है ना, एक तो पैराथायरॉयडेक्टमी है ना, तो पैराथायरॉयडेक्टमी आपके पास कैन बी 2 टाइप, लिख लें प्लीज।
कैन बी टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी जी? एक आपके पास हो सकती है, देखें, डिपेंड अपॉन, डिपेंड, बेस्ड ऑन इन्वॉल्व पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अगर तो एक ग्लैंड आपके पास इन्वॉल्व है, सोलिटेटरी एडिनोम है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सर्जिकल डिसेक्शन कैन बी टू टाइप। एक आपके पास हो सकती है जी सर्जिकल, सॉरी, सर्जिकल, सर्जिकल रिसेक्शन, और सर्जिकल रिसेक्शन डन फॉर सोलिटरी, सोलिटरी एडिनोमा। मतलब सोलिटरी का मतलब एक सिंगल आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड क्या इन्वॉल्व है, एक सिंगल, इसमें एक सिंगल पैराथायराइड ग्लैंड क्या इन्वॉल्व। इसकी बात करें, अगर आपके पास जनाब अली इसमें क्या है कि वो कहते हैं इन सेटिंग हाइपरप्लेजिया 3.5 ग्लैंड्स मस्ट बी रिमूव्ड। मतलब एक तरह से आपके पास अगर तो हाइपरप्लेजिया हो चुका है और उसमें आपने 3 टोटल पैराथायराइड ग्लैंड कितनी है 4, उनमें से 3.5 मतलब 3 फुल एक हाफ, आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। एक तरह से मैं कहता हूं कि इसको टोटल, टोटल पैरा, पैराथायरॉइडेक्टमी। नहीं मेरी बात समझिए आपने? हाँ जी, तो ये कितनी तरह की सर्जरी हो सकती है, तो इसमें आप 3.5 मतलब के ग्लैंड्स को एक तरह से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाहर। ये आपके पास इसका सर्जिकल वे हो गया, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। और अब आते हैं जी आगे। अच्छा, अब लिखिए ट्रीटमेंट फॉर, हाँ जी, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी का समझ आया कि नहीं आया? तो एमसीक्यूज भी क्लियर हो गए इसमें से। लिखिए जी ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो भाई इसमें आपके पास क्या है, इसका कॉज क्या था बताएं ना, पहले रिकॉल करें जी। कॉज, भाई कॉज क्या था बताएं? सीकेडी कॉज था। फिर हाइपोविटामिनोसिस, हाइपोविटामिनोसिस। तो ये आप लोगों को यहां से पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपके पास क्या करना है आपने, अगर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, देखो नंबर 1, इफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप लोग क्या करते हैं? गिव विटामिन डी। क्या ख्याल है भाई? गिव विटामिन डी। और विटामिन डी मैंने आप लोगों को बताया होगा ना, इंजेक्शन आपके मिलते हैं कौन से? इन ड्रॉप के नाम से इंजेक्शन है। और कैप्सूल्स आपके पास क्या है जी? कैप्सूल सीना डी के नाम, इस तरह ही कुछ था। ठीक हो गया, तो ये आप लोग कैप्सूल, हाँ कैल्शियम डी, हाँ जी, अल्फा कैल्सियो, अल्फा कैल्सिडोल, जबरदस्त, वेरी गुड। अल्फा कैल्सिडोल, ये सिंथेटिक फॉर्म है किसकी? विटामिन डी की। ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। और विटामिन डी के आप लोग सप्लीमेंट वगैरह यूज करवाते हैं। अब एक तो बात ये, नंबर 2, इफ रीनल फेलियर, इफ रीनल फेलियर, अगर आपके पास रीनल फेलियर है, गुर्दे फेल हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे? गिव काल्सिट्रायोल एंड ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट। इसमें क्या करते हैं? ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट। भाई कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह आप लोग देते हैं, ठीक है? ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट, ओरल फॉस्फेट बाइंडर कैल्शियम सॉल्ट। बुक लिखती है, बुक किसको लिखती है? एडमिनिस्ट्रेटर ओरल फॉस्फेट, ओरल फॉस्फेट बाइंडर
बाइंडर्स, बाइंडर कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम कैल्शियम साल्ट, तो ये आप लोग इसमें दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा इसमें ना दो तीन चीजें लिखी हुई हैं बुक में, वो ये है कि आपके पास सेव लेमर हाइड्रोक्लोराइड, एक तो ये इसमें लिखा हुआ है, दे सकते हैं। फिर लिखा है इसमें लैंथेनम कार्बोनेट एंड रिस्ट्रिक्ट। एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट इस बंदे ने की है कि इस पेशेंट में ना एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखे जी रिस्ट्रिक्ट डाइटरी फॉस्फेट, रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट आप करेंगे डाइटरी, रिस्ट्रिक्ट आप लोग जी डाइटरी डाइटरी फोस्फेट, डाइटरी फोस्फेट। तो आप लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, डाइटरी फॉस्फेट को, क्योंकि आपको पता है इसमें फॉस्फेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, तो इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। टू प्रिवेंट सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म, टू प्रिवेंट सेकेंडरी हाइपर पैराथायरायडिज्म। तो ये है इसका जी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ये है इसकी आपके पास ट्रीटमेंट। ओके हो गया। सो दिस इज ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म। इसके बाद so thanks for your concentration, for your listening, lecture dismissed till tomorrow.